हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल हैप्पी लाइफ ऑडियंस। अगर आप डीएलएड कर रहे हैं तो आपको लिखित परीक्षा में बहुत काम आने वाली है, क्योंकि सामाजिक अध्ययन विषय का प्रश्न पत्र का इस वीडियो में समझाया गया है। इसे वीडियो के माध्यम से उन सभी प्रशिक्षुक की मदद करना चाहती हूँ जो काम करते हुए मेरे चैनल के माध्यम से सुन सकते हैं और अधिक मार्क्स ला सकते हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो विवाहित हैं, गर्भवती हैं या बालिका हैं जिनको महाविद्यालय पहुंचने में समस्या हो रही है, या फिर कोई फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, या फिर कोई गरीब मजदूर या किसान का बेटा है जो अपने परिवार का खर्च काम करके चलाते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। तो इस वीडियो में प्रथम सेमेस्टर तथा विषय सामाजिक अध्ययन के लघुत्तरी प्रश्न की व्याख्या करूंगी। तो पहला प्रश्न है, इतिहास का क्या अर्थ है, परिभाषा द्वारा स्पष्ट कीजिए। अब हम उत्तर को समझते हैं कि हम इसके अंतर्गत परीक्षा में क्या लिखेंगे। इतिहास का शाब्दिक अर्थ हेडिंग डालेंगे और उसके अंदर लिखेंगे कि शब्द की उत्पत्ति लैटिन तथा ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से मानी जाती है, जिसका अभिप्राय है जानना। ठीक है, नोविंग इंग्लिश में बोलते हैं। भारतीय परंपरा के अनुसार इतिहास शब्द का अर्थ है ऐसा ही हुआ। इस शाब्दिक अर्थ द्वारा अतीत की घटनाओं की ओर संकेत दिया जाता है। इतिहास शब्द के अलावा हमारे देश में तवारीख शब्द और प्रचलित है, परंतु यह शब्द इतिहास के वास्तविक अर्थ का बोध कराने में असफल है, क्योंकि तवारीख शब्द तारीख का बहुवचन है। इतिहास केवल तिथियों तथा अथवा तारीखों का ही संग्रह मात्र नहीं है, वरन इसमें अधिक है। इतिहास की परिभाषा को बताएंगे। इतिहास की विभिन्न परिभाषाएं हैं। ठीक है, इतिहास शब्द को दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है। पहला, इस शब्द का घटना का संकलन एवं स्वयं एक घटना के रूप में प्रयोग किया जाता है। इतिहास के निर्माण के लिए घटना का होना आवश्यक है। जब इतिहास स्वयं एक घटना है तो प्रश्न यह उठता है कि वह घटना कब, कहाँ, कैसे और क्यों घटी। इतिहास इन प्रश्नों के ही उत्तर है। हेनरी जॉनसन का विचार है कि इतिहास विस्तृत रूप से प्रत्येक घटना है जो कि कभी घटित हुई है। इस प्रकार वह स्वयं अतीत काल से संबंधित है, अर्थात भूतकाल घटनाओं का उल्लेख ही इतिहास है। इसका अभिप्राय यह है कि इसमें प्राचीन काल से लेकर एक क्षण पहले समाप्त हुए तक की घटनाओं का वर्णन आ जाना चाहिए, परंतु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि इसमें अतीत काल से सब जीवों अथवा विश्व में हुई समस्त उथल पुथल का विचार होना भी जरूरी हो। इतिहास में केवल मानव जीवन की घटनाओं का ही उल्लेख होता है। डॉक्टर राधाकृष्ण ने इतिहास को राष्ट्र की स्मरण शक्ति कहा है। जिस प्रकार व्यक्तित्व एक में स्मरण शक्ति का बोध महत्व है, उसी प्रकार राष्ट्र की जातियों हेतु यह आवश्यक है कि और जातियों की स्मरण शक्ति ही इतिहास है। इनके उस कथन में पर्याप्त सत्यता है। एक विद्वान इतिहास को नवनद्वारा कैलेंडर कहते हैं। इनमें उसने इतिहास को केवल तिथि बताने या देने वाला है, परंतु इतिहास केवल तिथि ही नहीं बताता, बल्कि कैसे, कहाँ और क्यों जैसे प्रश्नों का भी उत्तर देता है। कुछ विद्वानों का मत है कि इतिहास केवल युद्धों का ही विवेचना करता है, लेकिन इन्होंने इतिहास के दूसरे पक्ष को नहीं देखा, जबकि इतिहास मानव समाज के प्रत्येक पहलू का वर्णन करता है। इतिहास की सबसे प्रयुक्त परिभाषा रेपन महोदय ने दी है, जो कि सत्य है। इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का एक संबद्ध विवरण है। अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। जैन धर्म से आप क्या समझते हैं? जैन धर्म के प्रथम तथा 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के त्रिरत्नों के नाम बताइए। अब हम उत्तर लिखेंगे या समझेंगे। जैन शब्द की उत्पत्ति जिन शब्द से हुई है जिसका आशय होता है जीतना, अर्थात जिसने सांसारिक रोग दोष महामोह को जीत लिया है, ऐसे लोगों को जिनकी उपाधि से विभूषित किए गए हैं। जिन शब्द का अर्थ आध्यात्मिक विजेता होता है, जिसने अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया है, जिन्हों उपदेशों का पालन करने वाले जैन कहलाए तथा उनके संप्रदाय को जैन धर्म
या जैन धर्म के नाम से भी भूषित किया जाता है। जैन दर्शन का मुख्य उद्देश्य प्राणी को विश्व के कष्टों से छुटकारा दिलाकर आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करने हेतु मार्गदर्शन करना है। जैन दर्शन वेदों में विश्वास नहीं रखता, इसलिए इसे नास्तिक दर्शन भी कहते हैं। जैन दर्शन ने ईश्वर की सत्ता का खंडन किया है और अहिंसा, त्याग, तपस्या आदि पर प्रमुख बल दिया है। जैन धर्म की दो प्रमुख शाखाएं हैं, दिगंबर व श्वेतांबर। जैन साहित्य अत्यंत समृद्धि है। जैन साहित्य में तीर्थंकरों के आदेशों का संग्रह है। प्राचीन जैन साहित्य प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है, किंतु बाद में सांस्कृतिक भाषा में इसकी रचना हुई है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव तथा 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। जैन धर्म में त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन एवं सम्यक चरित्र निम्न प्रकार हैं। सम्यक ज्ञान का अर्थ है तीर्थंकरों द्वारा प्रतिपादित शास्त्र सिद्धांतों का यथार्थ अनुभव। सम्यक दर्शन क्या है? तीर्थंकरों के उपदेशों के प्रति पूर्ण श्रद्धा भाव रखना है। इसी श्रद्धा भाव को सम्यक दर्शन कहते हैं। सम्यक चरित्र क्या होता है? सम्यक दर्शन से सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। केवल सम्यक ज्ञान प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं होता, अपितु उसका जीवन के आचरण करना भी जरूरी है। सम्यक चरित्र के लिए जैन धर्म 5 महाव्रतों सत्य, अहिंसा, असत्य, अपग्रह और ब्रह्मचार्य के पालन एवं 4 कषायों क्रोध, लोभ, मोह एवं अहंकार के त्याग पर बल देता है। अब हमारा आता है तीसरा प्रश्न, अच्छे नागरिक के 4 गुण लिखिए। पहला, पर्यावरण सुरक्षा तथा संरक्षण में व्यक्तित्व स्तर पर योगदान दें, पेड़ लगाएं तथा वृक्षों का संरक्षण करें। जल एवं बिजली जैसे संसाधनों की बर्बादी न करें, ध्वनि प्रदूषण न फैलाएं तथा कूड़ा करकट इधर उधर फैला कर प्रदूषण न फैलाएं और प्लास्टिक का प्रयोग बंद कर दें। दूसरा, प्रत्येक स्थान पर स्वच्छता का ध्यान रखें और कोई भी कूड़ा सदैव डस्टबिन में डालें। पान मसाला और गुटखा खाकर इधर उधर न थूकें। तीसरा, सार्वजनिक संपत्ति को न तो नुकसान पहुंचाया जाए और न ही किसी को नुकसान पहुंचाने दें। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी लें। चौथा, अपने बच्चों को राष्ट्र का योग्य और जिम्मेदार नागरिक बनाएं, क्योंकि बच्चे राष्ट्र का भविष्य हैं। अब हम लोग आते हैं चौथे प्रश्न पर, जलमंडल क्या है? इसका उत्तर बताएंगे। जलमंडल से आशय पृथ्वी के उस भाग से है जहाँ समस्त प्रकार का जीवन पाया जाता है। पृथ्वी के 3 परिमंडल पाए जाते हैं, स्थल मंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल। जलमंडल की परत अत्यंत पतली, अत्यंत जटिल संरचना है। किसी भी प्रकार का जीवन इसी भाग से संभव है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं 5वें प्रश्न पर कि अक्षांश एवं देशांतर में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, कुछ रेखाएं दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई अर्धवृत्ताकार बनी होती हैं, इन्हें देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड रेखाएं कहते हैं। इसी प्रकार कुछ रेखाएं पूरब से पश्चिम या पड़ी रेखाएं बनी रहती हैं, इन्हें अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। इन्हीं रेखाओं की मदद से हम पृथ्वी पर स्थित विभिन्न स्थानों के उचित स्थान बता सकते हैं। जैसे आप अपने गांव के नक्शे में अपने खेत की स्थिति व सीमा को नक्शे पर बनी रेखाओं की मदद से जानते हैं। अगर ग्लोब और मानचित्र पर ये रेखाएं न बनाई जाएं तो हम पृथ्वी की स्थिति, स्थानों की सही स्थिति नहीं बता पाएंगे। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर, मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? उल्लेख कीजिए। पहला, मौर्य साम्राज्य का विभाजन। मौर्य साम्राज्य 2 भागों में पूर्व तथा पश्चिम में बंट गया, इससे साम्राज्य कमजोर हो गया। दूसरा, कमजोर उत्तराधिकारी। मौर्य साम्राज्य की केंद्रीकृत शासन प्रणाली थी, जिसमें राजा की कुशलता पर साम्राज्य की नींव रखी गई थी। तीसरा, अशोक का उत्तरदायित्व। अशोक ने हिंसा की नीति का परित्याग कर दिया था, अतः अहिंसा की नीति भी मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण बनी। चौथा, पशु बलि तथा यज्ञों पर प्रतिबंध लगाने से ब्राह्मणों की आय प्रभावित हुई थी, फलतः उन्होंने विद्रोह कर दिया था। पांचवा, मौर्य अर्थव्यवस्था पर दबाव के कारण भी राष्ट्र का पतन हुआ था। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत की जलवायु के बारे में लिखिए। यहाँ मुख्य रूप से कितने ऋतुएं होती हैं? लिखिए। भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती हैं, जो मध्यम एशिया से जाड़े एवं गर्मी के महीनों में उत्पन्न होने वाले असाधारण वायुदाब का प्रत्यक्ष परिणाम है। लगभग संपूर्ण भारत में मानसून की त्रैलय इतनी सुस्पष्ट है कि जिसमें वर्ष की भूमि विभिन्न ऋतुओं में विभाजित किया गया है। मानसून पवनें हैं
जो समय समय पर अपनी दिशा पूर्णतः बदल लेती हैं। इसी प्रकार फलस्वरूप ऋतुओं का चक्र चलता रहता है। सामान्यतः भारत में 6 माह तक समुद्र एवं 6 माह तक स्थलीय पवनें चलती हैं। मानसूनी विभिन्नता के आधार पर वर्ष को 4 ऋतुओं में विभक्त किया जाता है। पहला, उत्तर पूर्वी मानसून की ऋतुएं। शीत ऋतु। यह ऋतु दिसंबर से आरंभ होती हैं तथा फरवरी तक रहती हैं। इस ऋतु के तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर कम हो जाते हैं। जनवरी के केरल एवं दक्षिण तमिलनाडु के क्षेत्र में तापक्रम सेंटीग्रेड तक रहता है तथा उत्तरी मैदान में तापमान 10 डिग्री से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। इस ऋतु में विशेषकर स्वच्छ आकाश, निम्न तापमान, आर्द्रता, मंद समीर तथा वर्ष रहित सुहावना मौसम होता है। इस मौसम में भूमध्य सागर क्षेत्रों से उत्पन्न विक्षोभों के आने से उत्तरी भारत में हल्की वर्षा होती है। शीत ऋतु में इन्हीं विक्षोभ के कारण कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश में भारी हिमपात भी होती है। इन विक्षोभ के कारण कश्मीर एवं हिमाचल में प्रदेश हिमपात भी होती हैं तथा इन विक्षोभ के गुजर जाने के बाद प्रायः शीतल लहरें आती हैं। उत्तर पूर्वी मानसून के कारण शीत ऋतु से तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर भी वर्षा होती है। ये पवनें बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करती हैं। पूर्व की ओर वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। सर्दियों की यह वर्षा रबी की फसल के लिए उपयोग होती है। दूसरा, ग्रीष्म ऋतु। यह ऋतु मार्च के मई तक रहती है। इन दोनों माह के उच्चतम तापमान निम्न होते हैं। मार्च 38 डिग्री सेंटीग्रेड दक्कन पठार पर, अप्रैल 38 डिग्री से 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक गुजरता तथा मध्य प्रदेश में मई 48 डिग्री सेंटीग्रेड देश के उत्तर पश्चिमी भाग में। इस प्रकार ऊंचे तापमान के कारण छोटे नागपुर के थार राजस्थान तक निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है। इस क्षेत्र के चारों तरफ आर्द्र पवनें खींचती हैं जिससे स्थानीय प्रबल तूफान उठते हैं जिनसे मूसलाधार वर्षा होती है और ओले गिरते हैं। इस ऋतु में तापमान बढ़ने के कारण अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण ITC उत्तर की ओर धीरे धीरे खिसकने लगता है एवं जुलाई में 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को पार कर जाता है। मानसून के आने से पहले महाराष्ट्र तथा पश्चिमी तटीय प्रदेश में वर्षा होती है जिसे मंगू सागर कहा जाता है तथा केरल में फूलों वाली बौछार एवं कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम कही जाती है क्योंकि इस वर्षा से कहवा उत्पन्न वाले क्षेत्रों में फूल खिलने लगते हैं। और ग्रीष्म ऋतु में असम और पश्चिमी बंगाल में सायंकालीन गरज के साथ जो वर्षा होती है उसे काल वैशाखी या वैशाख के महीने की विपत्ति या नोरबैक्टर कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून ऋतुएं। वर्षा ऋतु। उत्तर प्रदेश के मैदान पर ग्रीष्म ऋतु से बना निम्न दाब क्षेत्र जन से सितंबर तक अधिक तेज हो जाता है। इस कारण दक्षिण पूर्व सन्मार्गी पवनों को दक्षिणी गोलार्ध से मकर वृत्त की तरफ से विषुवत वृत्त की ओर मूलतः समुद्र के ऊपर चलती है। उत्तर भारत के इस निम्न दाब क्षेत्र की ओर आकर्षित हो जाती है। आर्द्रता से भरी पवनें दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी के विशिष्ट आकार के कारण 3 भागों में बढ़ जाती है। पहला, अरब सागरीय शाखा, दूसरा, बंगाल की खाड़ी की शाखा तथा तीसरा, मलेशिया या दक्षिण चीन सागर की शाखा। अब हम लोग आते हैं मानसून की अरब सागर की शाखा पश्चिमी घाट के टकराकर वहाँ भारी वर्षा करती है। पश्चिमी घाट को पार करने के बाद दक्कन प्रदेश और मध्य प्रदेश के पहुंचकर बंगाल की खाड़ी की शाखा से मिल जाती है। अरब सागर के मानसून की शाखा का दूसरा भाग सौराष्ट्र एवं कच्छ के तटों को पार कर पश्चिमी राजस्थान और अरावली के ऊपर से होकर पंजाब और हरियाणा से पहुंचता है। ये पवनें बंगाल की खाड़ी के मानसून से यहाँ निकलकर हिमालय में भारी वर्षा करती हैं। बंगाल की खाड़ी की शाखा म्यांमार के अराकान तट से टकराकर गौरो और खासी के मुख्य मार्ग में प्रवेश करती है। इन वायुधाराओं के मार्ग को वो सहारा चेरापूंजी पुराना नाम के निकट मोसिनराम में 10,000 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। इस वर्षा की मुख्य विशेषता यह है कि
पूर्व से पश्चिम एवं दक्षिण से उत्तर की ओर ज्यों-ज्यों दूरी बढ़ती है त्यों-त्यों वर्षा की मात्रा घटती है। कभी-कभी निम्न दाब क्षेत्र का विस्तार बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग में ही हो जाता है। इससे वहाँ पूर्वी अवदाब का निर्माण होता है। उत्पत्ति के बाद से अवदाब पश्चिमी की ओर बढ़ते हैं। चूंकि मानसूनी गर्त अपने औसत स्थान से उत्तर एवं दक्षिण की ओर खिसकता रहता है, इसके फलस्वरूप मानसूनी अवदाब का मार्ग भी परिवर्तित होता है। इसमें वर्षा की मात्रा में उतार चढ़ाव आता है। इस प्रकार के अवदभाव दाबों की संख्या जून से लेकर सितंबर के मध्य प्रत्येक महीने 2 से 4 तक होती है। बंगाल की खाड़ी मानसून की उत्तर पूर्वी शाखा ज्यों-ज्यों पश्चिमी की ओर बढ़ती है त्यों-त्यों वर्षा की मात्रा में कमी आती है। इसी प्रकार पर्वतीय क्षेत्र के से दूर हटने पर भी वर्षा की मात्रा में कमी आ जाती है। अरब सागर की शाखा तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली है। मानसूनी द्वारा लाई गई फूल आर्द्रता का 60% भाग अरब सागर से आता है, जबकि केवल 35% भाग बंगाल की खाड़ी से आता है। दूसरा, मानसून परिवर्तन का काल। यह समय मध्य सितंबर से आरंभ होकर नवंबर तक रहता है। अक्टूबर तक वर्षा की तीव्रता बिल्कुल कम होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून लौटना शुरू कर देता है और नवंबर तक भारत छोड़ देता है। मानसून के हट जाने से आकाश स्वच्छ हो जाता है और तापमान बढ़ने लगता है। इस समय भूमि के जलाक्रांत होने से आर्द्रता इतनी बढ़ जाती है कि वह असहनीय हो जाता है। इसी साधारणतः क्वार की उमस कहते हैं। मानसून की लौटने के पश्चात उत्तर भारत में शीत और शुष्क मौसम शुरू हो जाते हैं। मानसून की क्रिया के में बंगाल की खाड़ी पर तस्वीर चक्रवाती तूफान विकसित होते हैं, जो उत्पत्ति के बाद पश्चिमी की ओर बढ़ते हैं। ये चक्रवात पूर्वी तट पर पर्याप्त वर्षा लाते हैं। अक्टूबर-नवंबर में तमिलनाडु के तटीय जिलों और आसपास के क्षेत्रों में वर्षा होती है। संपूर्ण वर्षा का 75% दक्षिण पश्चिमी मानसून से तथा 10% मानसून पूर्व काल में, 13% मानसून के उपरांत तथा 20% वर्षा शीतकाल से होती है। अगला प्रश्न है, गीजा का पिरामिड संसार के आश्चर्यजनक स्मारकों में क्यों गिना जाता है? पिरामिड सिंधुवासियों की भांति ही मिस्रवासियों ने भी कला के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति कर ली थी। मिस्र कारीगरों की सबसे आश्चर्यजनक कृतियाँ पिरामिड है। पिरामिड पत्थरों के बने हुए बहुत ऊंचे होते थे, जो सम्राट के शवों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते थे। सबसे बड़ा पिरामिड गीजा का है, जिसका प्रमुख विशेषता निम्न प्रकार है। पहला, गीजा का पिरामिड 23 लाख ठोस पत्थरों के टुकड़ों से बनाया गया है। प्रत्येक पत्थर का वजन लगभग 2.5 टन का है। इसका निर्माण 2650 ईस्वी पूर्व के आसपास किया गया है। दूसरा, पिरामिड की ऊंचाई 146.61 मीटर है और धरातल पर हर भुजा की लंबाई 230.2 मीटर है। तीसरा, इतिहासकार हीरोडोटस के अनुसार इस पिरामिड को बनाने में लगभग 3 लाख आदमियों ने 20 वर्ष तक का काम किया है। चौथा, पिरामिड के नीचे पृथ्वी के बड़े-बड़े कमरे बने हुए हैं। इनमें से एक कमरे में सम्राट पेरओखास का शव रखा गया था। पांचवा, पिरामिड के ऊपर भाग में नरसिंह की विशाल तथा भव्य मूर्ति बनाई हुई थी। छठवां, यह पिरामिड प्राचीन संसार की 7 आश्चर्यजनक इमारतों में माना जाता है। अगला प्रश्न है, त्रिरत्न का अष्टांग मार्ग क्या है? यह किनसे संबंधित है? लिखिए। त्रिरत्न जैन धर्म में त्रिरत्न है: सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक आचरण। इस त्रिरत्न के पालन में जैन विश्वास रखते हैं। त्रिरत्न जैन धर्म से संबंध रखता है। अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म से संबंध रखता है। यह दुख निरोध मार्ग है। इसको इस प्रकार बताते हैं। पहला, सम्यक दृष्टि अर्थात 4 आर्य सत्यों का ज्ञान प्राप्त करना। दूसरा, सम्यक वचन अर्थात सत्य बोलना। तीसरा, सम्यक संकलन अर्थात हिंसा, द्वेष, राग, वासना एवं दुर्भावना का त्याग करना। चौथा, सम्यक कर्म अर्थात विषय वासन से रहित कार्य करना चाहिए। पांचवा, सम्यक जीविका, प्रत्येक जीवन को अपने परिश्रम तथा ईमानदारी से ही
धनोपार्जन करना चाहिए। छठवां, सम्यक व्यायाम अर्थात शुद्ध विचार ग्रहण करना चाहिए। छठवां, सम्यक स्मृति अर्थात मन, वचन एवं कर्म की प्रत्येक क्रिया के प्रति सचेत रहना चाहिए। अगला, सम्यक समाधि अर्थात चित्त की एकाग्रता। हमारे कुछ प्रश्न खत्म हो चुके हैं और कुछ प्रश्न बाकी हैं। अगले प्रश्न को और भी जानने के लिए, समझने के लिए हमारे पार्ट 2 के वीडियो से संपर्क कर लें और बाकी के प्रश्न वहीं मैं हल कराऊंगी और इसे आप सुन के अच्छा से अच्छा रिस्पॉन्स कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या कमी रह गई है और क्या क्या और प्रोग्रेस करने की ज़रूरत है। माय डियर फ्रेंड्स, आप ही लोगों की हमें ज़रूरत है। आप लोग ही बताएंगे कि और क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और क्या क्या चीज़ें अच्छे लगे हैं। तो प्लीज़ ये ज़रूर बताएं और थैंक्स, धन्यवाद।